नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचिकेत गुरु क्लब पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस के सेशन। और इस सेशन में हम यूपीएससी सीएससी के पर्सपेक्टिव में इंटरनेशनल रिलेशंस के जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स पर बात कर रहे थे। तो आज उसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके साथ लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में बदलते इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर, जो चेंजिंग पैटर्न आ रहा है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, उन पर चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक ना तो इंडिया बांग्लादेश के बीच किसी सीमा विवाद को लेकर है, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर है, ना ही नदी जल विवाद को लेकर है, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा आया है जहां कुछ अलग इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों में देखने। अगर आपने गौर किया होगा तो हाल फिलहाल अखबारों में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के कुछ हिस्सों को, भारत के कुछ लैंड के एरियाज को बांग्लादेश ने अपने नक्शे में दिखाया। अगर हम कुछ अखबारों की कटिंग पर नजर डालें तो अगर हम सबसे पहले बात करें द प्रिंट की, तो उन्होंने लिखा है कि इंडियाज नॉर्थ ईस्ट शोन द एज बांग्लादेशी टेरिटरी, यूनिस गिफ्ट टू पाकिस्तान जनरल अप रो। कह रहे हैं कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बांग्लादेश के नक्शे में दिखाया गया है। और जो बांग्लादेश के जो एक प्रधानमंत्री है यूनिस, उन्होंने ये गिफ्ट किसको दी है? उन्होंने ये गिफ्ट जो है वो आपके पाकिस्तान की जनरल को दी हुई है। एक खबर है यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की, उन्होंने लिखा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडर बांग्लादेश, यानी कि क्या भारत का जो पूर्व उत्तर का क्षेत्र है वो बांग्लादेश के अंतर्गत आ गया है। यूनिस गिफ्ट टू पाकिस्तान जनरल स्ट्राइक, मतलब लगभग एक ही तरह की खबर दो अखबारों में छपी हुई है। और अगर किसी हिंदी अखबार पर नजर डालें तो हिंदी अखबार में एक खबर छपी हुई है कि आर्ट ऑफ ट्रायम्फ विवाद है क्या, सल्तनत ए बांग्लादेश क्यों चाहता है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ग्रेटर बांग्लादेश। तो अगर हिंदी अखबार की बात करें तो हिंदी अखबार ने काफी की टर्म्स को यहाँ पर हमारे सामने रखा है। जैसे एक की टर्म उन्होंने रखा है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, एक की टर्म हमें समझना पड़ेगा। एक की टर्म उन्होंने रखा है सल्तनत ए बांग्लादेश, ये भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक रखा है ग्रेटर बांग्लादेश। तो ये किस की टर्म्स है जो कि हमें थोड़े से समझने पड़ेंगे। इन्हीं पर हमें आज बातचीत करनी है, इन्हीं पर हमें आज चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्ट ऑफ ट्रायम्फ क्या है। सबसे पहले क्या देखते हैं, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ क्या है, कंसेप्ट क्या है। अच्छा, अभी देखिए कि पाकिस्तान के जो जनरल थे जिनका नाम शमशाद मिर्जा था, वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए। और बांग्लादेश के जो मुखिया है, बांग्लादेश सरकार के जो मुखिया है यूनिस, उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान के जनरल को एक गिफ्ट भेंट करी। मतलब बांग्लादेश के जो मुखिया है यूनिस, उन्होंने पाकिस्तान के जनरल है एक आर्मी के मिर्जा, उन्हें एक किताब गिफ्ट करी। इन्होंने क्या दी? एक किताब इन्होंने गिफ्ट दी। और उस किताब के ऊपर जो नक्शा छपा हुआ था, उस नक्शे में कुछ फेरबदल हमें देखने को मिला है। जब ये किताब भेंट कर रहे हैं तो किताब भेंट करते हुए उस किताब के ऊपर एक नक्शा बना हुआ है बांग्लादेश का। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपना भारत है, ये अपना भारत है और यह बांग्लादेश है, दिस इज द बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमाएं भारत के साथ लगती हैं, लेकिन उस किताब पर जो बांग्लादेश का नक्शा छपा हुआ है, उस नक्शे में बांग्लादेश को यहां तक दिखाया गया है। क्या बेटा? यहां तक बांग्लादेश को दिखाया गया, मतलब इस एरिया को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत के पूरे पूर्वोत्तर को, भारत के पूरे पूर्वोत्तर के साथ साथ भारत का जो झारखंड का एरिया है, भारत का जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, भारत का जो आपका मणिपुर और पूर्वोत्तर का एरिया है, उसके साथ साथ आपका जो कि पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, इस पूरे एरिया को बंगाल के नक्शे के तौर पर दिखा दिया। इससे एक नई बहस भारत और बांग्लादेश के संबंधों में प्रारंभ हुई। इससे ये बहस निकल कर आई है कि आखिर बांग्लादेश क्यों भारत के भूभाग को अपने नक्शे में दिखा रहा है। और चूंकि इस किताब का नाम क्या था? आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। ये किताब क्या है? ये किताब आपको याद होगा कि 2024 में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, तो शेख हसीना के विरुद्ध वहां के छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने एक आंदोलन किया हुआ था। और उस आंदोलन के पर्सपेक्टिव में, वो आंदोलन के कारण शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत भागना पड़ा था। शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, वो अवामी लीग एक तरह से प्रो इंडियंस पॉलिटिकल पार्टी मानी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखती है। लेकिन वही दूसरी एक और पॉलिटिकल पार्टी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है बांग्लादेशी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय दल। और बांग्लादेशी जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, ये पार्टी जो है प्रो पाकिस्तानी और प्रो चाइना मानी जाती है, और वो भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखती है।
तो जब 2024 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के खिलाफ छात्रों ने हिंसक आंदोलन करार किया और आर्मी ने अपने हथियार डाल दिए, तो ऐसी कंडीशन में शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश की राष्ट्रीय पार्टी, इसकी जो है कि जिया मैडम जो है वो उसकी प्रमुख है, उनकी देखरेख में जो है यूनुस को वहां का जो है राष्ट्र प्रमुख बनाया गया, प्रधानमंत्री या सरकार का प्रमुख बनाया गया। तो अभी हाल फिलहाल इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक किताब जिसका नाम आर्ट ऑफ ट्रायम्फ है, ये किताब इन्होंने जनरल को गिफ्ट करी और इस किताब में इस आंदोलन के महत्वपूर्ण छात्रों का उल्लेख, महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख, शेख हसीना के कार्यकाल में क्या क्या गलती हुई उनका उल्लेख किया गया है और इस किताब के नक्शे पर भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का दिखा दिया गया है। इससे ये बात निकल कर आई है कि बांग्लादेश में वर्तमान में जो राष्ट्रवादी सरकार है और जो एक तरह से हम जिसे प्रो पाकिस्तानी और प्रो चाइना मान सकते हैं, वह भारत के विरुद्ध कार्य कर रही है। बात समझ आई? और जब वो भारत के विरुद्ध कार्य कर रही है तो ये नक्शा जो है वो भारत के लिए चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश जो दक्षिण एशिया में भारत का एक अच्छा दोस्त रहा है, जो साउथ एशिया में भारत का एक मजबूत पार्टनर रहा है, नेचुरल एलाई रहा है, प्राकृतिक मित्र रहा है, अब वो भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखा रहा है। ये गंभीर समस्या हमारे लिए आ रही है और इसी पर यहीं पर हमने कहा कि एक मात्र शब्द निकल कर आया था, सल्तनते बांग्ला और ग्रेटर बांग्ला। तो सल्तनते बांग्ला और ग्रेटर बांग्ला क्या है? तो अगर हम यहाँ पर सल्तनत ये बांग्ला की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बांग्लादेश, या फिर हम ग्रेटर बांग्ला की बात कर रहे हैं, तो ग्रेटर बांग्ला का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भारत के वह हिस्से जो सांस्कृतिक रूप से, जियोग्राफिकल रूप से, कल्चरल पर्सपेक्टिव में बांग्लादेश के साथ जुड़े रहे हैं, उन्हें पुनः बांग्लादेश में हमें शामिल करना है। और आप कहें कि हमारा जो वेस्ट बंगाल है वो कभी बांग्ला का हिस्सा होता था, जब बंगाल का विभाजन किया गया तो ये पश्चिम बंगाल बन गया था, आज जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बांग्लादेश बन गया, तो जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बन गया, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल को अपने मिला लिया है ना। कभी कभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो क्षेत्र था हमारा बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला क्षेत्र भी कभी बंगाल का हिस्सा रहा था जब राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के समय चलती थी, तब इसको भी उन्होंने अपने हिस्से में दिखाया है। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर के हिस्से को भी इन्होंने अपने साथ मिलाया। और हम ये मान सकते हैं कि वर्तमान की जो बांग्लादेश की सरकार है, वह सरकार क्या कर रही है? वर्तमान की बांग्लादेश की सरकार एक तरह से प्रो पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में काम कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि 1971 में जो है कि पाकिस्तान दो तरह से बटा हुआ था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता है। और 1971 में बांग्लादेश में, जैसे आज बांग्लादेश कह रहे हैं, उसे हम पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उस पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान से पृथक होने के लिए आंदोलन चला और भारत की जो प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के क्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बांग्लादेश, जिसे आज बांग्लादेश कह रहे हैं, उसके नेताओं को हमने सहायता पहुंचाई और 1971 में हमने जो कि पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश बना दिया। तो पाकिस्तान हमेशा से हमसे बदला लेना चाहता है और पाकिस्तान कहता है कि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारत ने हमारे देश का बंटवारा भी किया है। इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश को अभी जो है पैसा दे रहा है चीन के संदर्भ से, चीन की सहायता की मदद से, और बांग्लादेश में जो सरकार है उसके माध्यम से भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहा है और भारत पर जो है स्ट्रेटेजिक रणनीतिक रूप से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये गंभीर विचार निकल कर यहाँ पर आ रहा है और इससे भी दिखाई पड़ रहा है कि जो बांग्लादेश अभी तक हमारा मित्र था, जो बांग्लादेश अभी तक हमारा दोस्त था, अब वो विस्तारवादी नीति के माध्यम से क्या कर रहा है? विस्तारवादी नीति के माध्यम से भारत के विभिन्न हिस्सों को अपने में शामिल कर, इससे भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें, देखना बेटा ध्यान से, अगर हम भारत की बात करें, देखो ये है, ये किताब है, ये बेटा एक किताब है जिसमें बांग्लादेश के नक्शे के संदर्भ में भारत के हिस्से को भी शामिल कर लिया है, आर्ट ऑफ ट्रम्प किताब है और ये यहाँ पर दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान के जो है जनरल। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के मैप को अगर थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करें और बनाने का प्रयास करें, इस क्रम में हम इस प्रकार से मैप थोड़ा सा ड्रॉ करने का प्रयास कर सकते हैं और यहाँ पर हम बांग्लादेश को ले सकते हैं। और अगर हम जब बांग्लादेश को इस क्रम में ले लेते हैं और बांग्लादेश की बात करते हैं तो चीन हमारा पड़ोसी है और पाकिस्तान इस तरफ हमारा पड़ोसी, और इस तरफ कौन है? इस तरफ पाकिस्तान है बेटा, इस तरफ हमारा चाइना पड़ोसी है। तो चाइना जो है पहले से ही पाकिस्तान की मदद से भारत की सीमा पर जो है परेशानी उत्पन्न कर रहा था और चीन पहले ही भारत को घेरने के लिए पाम एंड फाइव फिंगर पॉलिसी अपना रहा था। और चीन की एक महत्वपूर्ण नीति है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति कहते हैं, मोतियों की माला, उस नीति के माध्यम से भी चीन क्या कर रहा था? उस नीति के माध्यम से चीन भारत को घेरने का प्रयास
कर रहा था। और इसमें चीन का जो उद्देश्य था कि नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, है ना, श्रीलंका में, मालदीव में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, म्यांमार में ऐसे सैनिक अड्डों की स्थापना की जाए जिससे कि भारत को जब घेरा जाए तो लगभग पहले से ही भारत के आसपास हम मिलिट्री बैठा दें, भारत के आसपास सैन्य अड्डे बना दें और एक ऐसी माला का निर्माण करें जहां हम भारत को आसानी से घेर सकते हैं चारों तरफ से। तो इस क्रम में हम देख सकते हैं कि चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी है वह पॉलिसी लगभग सफल होती दिखाई पड़ रही है और भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही है। क्योंकि अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, केपी शर्मा ओली को वहां से हटाया गया और नेपाल के संदर्भ में भी ये माना गया है कि नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं है। म्यांमार में भी जुंटा शासन है, वो भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है क्योंकि जुंटा एक अलोकतांत्रिक सरकार है जबकि भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है। बांग्लादेश ऐतिहासिक रूप से एक लंबे समय से भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था और जब बांग्लादेश ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया तो उसी क्रम में शेख हसीना को वहां सत्ता परिवर्तन का सामना करना पड़ा और जो वहां का प्रोटेस्ट था तो बांग्लादेश का उस प्रोटेस्ट के कारण शेख हसीना को भारत आना पड़ा और भारत ने उनको शरण दी। इसलिए भी बांग्लादेश ने संदर्भ में जो नया नक्शा जारी किया है भारत के हिस्सों को शामिल कर दिया है। तो हमारे जो प्राकृतिक मित्र था बांग्लादेश वो भी हमारे हाथ से निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल में भी राजनीतिक अस्थिरता है, म्यांमार में भी राजनीतिक अस्थिरता है और बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल जो है बेटा क्या है अस्थिरता है और बांग्लादेश में भी भारत विरोधी सरकार का गठन हो रहा है जहां बांग्लादेश की सरकार भारत के भूभाग को अपने नक्शे में दर्शा रही है और उस नक्शे को किसको भेंट कर रही है? पाकिस्तान को भेंट कर रही है और पाकिस्तान को किसका समर्थन मिल रहा है? चीन का समर्थन। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि श्रीलंका की सरकार भी लगभग भारत के संदर्भ में कार्य नहीं कर रही है, मालदीव की सरकार भी अलोकतांत्रिक रूप से कार्य कर रही है, पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ है ही, लेकिन अभी जो है अफगानिस्तान के हमारे संबंध अच्छे बनने की प्रयास हमारे द्वारा किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में भारत और उसके जो पड़ोसी हैं उनके बीच जो अच्छे संबंध थे उन संबंधों में हमें थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटना पड़ा और चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी थी, मोतियों की माला की नीति थी, उस नीति ने कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति के लिए दक्षिण एशिया में चुनौतियां उत्पन्न की। चैलेंजेस यहां पर निकल कर और बांग्लादेश का जो नया एक घटनाक्रम सामने आया है जहां पर उस किताब में भारत के विभिन्न भूभाग को अपने नक्शे में दिखाया गया है और ग्रेटर बांग्ला की बात की गई है, यहाँ पर सल्तनत बांग्लादेश की बात की गई है। उससे ये पता चल रहा है कि भारत में जो दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति है उस विदेश नीति में हमें कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि अगर ऐसे चैलेंजेस दक्षिण एशिया में हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं इसके लिए हमें सजेशंस क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड टू बी डन, हमें क्या आगे करना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे बार बार याद आता है गुजराल डॉक्ट्राइन, जो हमारे विदेश मंत्री थे, बाद में हमारे प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल, आई गुजराल। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसको हम लोग गुजराल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। गुजराल सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने कहा कि चूंकि दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से, भारत भौगोलिक दृष्टि से, भारत आर्थिक रूप से, भारत सांस्कृतिक रूप से एक शक्तिशाली, बड़ा और मजबूत देश है। इसलिए भारत को जो है बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए और भारत के जो पड़ोसी देश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है ना, और मालदीव है और अफगानिस्तान है, इन देशों को भारत को क्या करना चाहिए? एक तरफा सहायता देना चाहिए, यूनिलैटरल असिस्टेंस भारत को उपलब्ध कराना चाहिए। यूनिलैटरल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि भारत इन्हें पैसा दे, अनुदान दे, ग्रांट दे और वापस लेने की उम्मीद ना रखे। क्योंकि बड़े भाई की भूमिका क्या होती है? बड़े भाई की भूमिका यही होती है कि छोटे भाई को कुछ हमें उपहार स्वरूप दे देना है, ग्रांट अनुदान के रूप में दे देना है। उन्होंने एक डॉक्ट्राइन, एक सिद्धांत दिया था कि भारत इस पद्धति के माध्यम से क्या कर सकता है? इन देशों को अपने समक्ष कर सकता है। लेकिन गुजरात डॉक्ट्राइन के खिलाफ चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स और टेक पॉलिसी, ऋण की नीति बनाई और रणनीति के माध्यम से चीन ने क्या किया? रणनीति के माध्यम से चीन ने यह प्रयास किया कि कैसे भारत के पड़ोसी देशों में अधिक से अधिक निवेश किया जाए, सस्ती दरों पर निवेश किया जाए, अधिक से अधिक पैसा उपलब्ध कराया जाए और भारत के पड़ोसी देशों को दक्षिण एशिया में भारत के विरुद्ध खड़ा किया जाए, जिससे कि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में ना उभर पाए और भारत हमेशा परेशान बना रहे। क्योंकि विदेश नीति का एक सिद्धांत है कि अगर किसी देश को आप परेशान रख सकते हैं और आप रखना चाहते हैं तो उसके पड़ोसी देशों को उसके खिलाफ लगा। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति की प्रगति आपको रोकना है, आप व्यवहारिक जीवन में भी देखिए कि अगर आप किसी व्यक्ति की प्रगति रोकना चाहते हैं तो उसके पड़ोसियों से उसको लड़ा दीजिए, आप पूरे समय वो पड़ोसियों से लड़ने में लगा रहेगा और वह देश और वह व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाएगा। तो यह सिद्धांत विदेश नीति में भी लागू किया जाता है। तो चीन यही कर रहा है कि कैसे एशिया में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है, उसकी प्रगति, उसके विकास को रोकना है और भारत के खिलाफ
ऐसी नीतियों को लागू करना है, चाहे उसमें पार्लियामेंट फिंगर की पॉलिसी हो, चाहे स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी हो, चाहे डेट पॉलिसी की नीति हो, उनके माध्यम से जो है भारत के विकास और समृद्धि और विकास को रोकना है। और इसी क्रम में जो है चीन द्वारा क्या किया गया, इसी क्रम में चीन द्वारा पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया जा रहा है और इन देशों को बहुत सस्ती दरों पर ऋण दिया जा रहा है। तो ये दक्षिण एशिया के संदर्भ में ये जो हमें पूरी नीति है, पूरी प्रक्रिया है, उसको हमें समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश का जो हालिया घटनाक्रम है वो इसी संदर्भ में निकल कर आ रहा है कि कैसे बांग्लादेश द्वारा भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना की तर्ज पर भारत के लिए ऐसी समस्या, ऐसी स्थिति को पैदा किया जा रहा है जहां भारत के लिए थोड़ी सी चुनौती उत्पन्न हो रही है। और उस चुनौती में क्या है, उस चुनौती में बातें निकल कर आ रही हैं ये किताब और इस किताब में जो है क्या बेटा, भारत के विभिन्न भूभाग को किस पर दर्शाया गया है, भारत के भूभाग को दर्शाया गया है बांग्लादेश के नक्शे में। तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि आर्ट ऑफ ट्रायम्फ क्या है, इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे आर्ट ऑफ ट्रायम्फ के माध्यम से बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति को बैकवर्ड पर ला रहा है, कैसे आर्ट ऑफ ट्रायम्फ पर एक छोटे से नक्शे के माध्यम से बांग्लादेश ने यह दर्शा दिया है कि बांग्लादेश की विदेश नीति भारतीय ना होकर, प्रो भारतीय ना होकर प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान के संदर्भ में हो रही है। कैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के संबंध में बदलाव आ रहा है। कैसे जब भारत ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण दी तो उससे बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसने भारत के संदर्भ में कैसे नकारात्मक रूप से प्रयास किए। तो इन बिंदुओं को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इन बिंदुओं को हमें देखना है। तो आज के सेशन में मेरा उद्देश्य यही था कि आपको मैं ये समझाऊं कि थोड़ा सा हमें चीजों को केवल पॉइंट के पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ना है, उसका एनालिसिस करना है, उसका डेप्थ एनालिसिस करना है और फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में हमें उसको समझने का प्रयास करना है। तो अगर भारत चाहता है कि दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए तो भारत क्या कर सकता है, गुजरात सिद्धांत के अंतर्गत भारत उनकी क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के साथ साथ भारत एक तरफा सहायता दे सकता है, यूनिलैटरल असिस्टेंस दे सकता है, जिससे कि यह देश भारत के साथ मिलकर कार्य करेंगे और दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति मजबूत होगी और भारत की विदेश नीति भी मजबूत होगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि मैं भारत और बांग्लादेश संबंधों के माध्यम से कैसे पूरे दक्षिण एशिया के सिनेरियो को आपको समझाने का प्रयास कर रहा था और कैसे आर्ट ऑफ ट्रायम्फ इस किताब के माध्यम से मैंने ये देखा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध बदल रहे हैं और आने वाले समय उनमें क्या बदलाव हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आगे हम ऐसी टॉपिक लेकर आते रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में, टॉपिक पर बातचीत करेंगे, जो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिक टॉपिक पर बातचीत करेंगे और उसको यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, टाटा।